हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस अ, पर्यावरण और इकोलॉजी की कड़ी में हम लोग अगला टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने या प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या डिस्कशन किया उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। और यह सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी पीसीएस का दे रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस का दे रहे हो, मध्य प्रदेश पीसीएस का दे रहे हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस का दे रहे हो, या राजस्थान या बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट लेवल जो पीसीएस का अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपका पर्यावरण, ठीक है, यानी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से और बहुत सही तरीके से इनको आप जो है पूरा पढ़िए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कशन कर लिए हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम लोगों जो है बायोम क्षेत्र पढ़ रहे थे, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था घास बायोम क्षेत्र, यानी घास वाले क्षेत्रों को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने भारत में पाई जाने वाली प्रमुख घासों के बारे में डिस्कशन किया। कुछ हम लोगों ने फैक्ट देखा घास से संबंधित, और टुंड्रा बायोम वगैरह हम चीज़ों ने देखा कि टुंड्रा बायोम की जो है वनस्पतियाँ या वहाँ पर जो वनस्पति और जंतु पाए जाते हैं वहाँ पे किस तरह से सरवाइव करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर हम लोगों ने मरुस्थलीय बायोम को देखा। मरुस्थलीय बायोम को डिस्कशन करने के बाद हम लोगों ने सागरीय बायोम को हम लोगों ने डिस्कशन किया। सागरीय बायोम में हमने देखे प्लैंकटन, नेक्टन और बेंथस के बारे में हम लोगों ने समझा क्या प्लैंकटन क्या होता है, नेक्टन क्या होता है, बेंथस क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोरल रीफ के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है, तो कोरल रीफ का जो बायोम क्षेत्र होता है वह किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन यहाँ तक जो है किया था। और हम लोगों ने कोरल रीफ के टाइप्स भी देखे थे, और उसके बाद जो है भारत में कुछ जो है कोरल रीफ के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भारत में जो प्रवाल भित्तियां हैं, जो कोरल रीफ पाई जाती हैं मन्नार की खाड़ी के पास, कच्छ की खाड़ी के पास, जहाँ पे सबसे कम जो है कोरल रीफ देखने को मिलता है, वहीं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक जो है कोरल रीफ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सर्वाधिक पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब यह मत समझिए, लेकिन लक्षद्वीप में जितने भी द्वीपों का निर्माण हुआ है वह प्रवाल से ही हुआ है। ठीक है, लक्षद्वीप के जितने भी द्वीपों का निर्माण हुआ है वह किससे हुआ है, प्रवाल से हुआ है। ठीक है, लक्षद्वीप में कुल जो है 36 द्वीप देखने को मिल जाते हैं, वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल जो है 572 द्वीप आइलैंड जो हैं। और वहाँ पे सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक प्रवाल जो है देखने को मिल जाता है, वह आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिल जाता है। अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे जो है अच्छे से समझेंगे। और यह जो आपका एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा है ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि आर ओ हमने जब एक बार कह दिया आपसे कि सभी एग्जाम्स का मतलब सभी एग्जाम्स, चाहे आर ओ का चाहे वनडे का, हाँ वनडे लेवल में कम क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन आपको स्टेट पीसीएस आर ओ का एग्जाम हो गया, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का हो गया, या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो गया, तो यूपीएससी के पर्पज से ही यह कराया जा रहा है, ताकि आपके स्टेट पीसीएस में जितने भी इस तरह के प्रश्न आते हैं वो ज़रूर आपको यहाँ से मिलने हैं। ठीक है, अगर आप को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप पहले प्रीवियस ईयर किसी भी जिस भी स्टेट पीसीएस का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उस स्टेट पीसीएस का पहले आप पीवाईक्यू देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखा करें, तभी तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। तो जब तक आप पीवाईक्यू का जो है 4 साल 5 साल 6 साल का लगातार आप जब तक नहीं देख पाएंगे, ठीक है, तब तक आपको आइडिया कैसे लगेगा कि यहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किस चैप्टर से क्वेश्चन जो है पुटअप किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। चलें, तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तट रेखा बायोम। ठीक है, तो तट रेखा बायोम यानी शोर लाइन बायोम। ठीक है, तो यह जो शोर लाइन बायोम होता है, तट रेखा बायोम होता है, इसमें किस तरह की जो है वनस्पतियां और जंतु को जो है देखने को मिल जाते हैं। तो तट रेखा बायोम
अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तट रेखा जो बायोम होता है, सागरीय बायोम के अंतर्गत तट रेखा का जो बायोम होता है वो अत्यधिक जैव विविधता मतलब इसमें बायोडाइवर्सिटी जो है ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसमें बायोडाइवर्सिटी जो है ज़्यादा। अगर पूछा जाए कि सागरीय बायोम के अंतर्गत कहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है, तो तटीय रेखा बायोम। ठीक है, जितने भी तटीय देश हैं उसके आसपास का जो जैव विविधता वाला क्षेत्र होगा, यानी यहाँ पे वनस्पतियों की प्रजातियाँ और जंतुओं की प्रजातियाँ जो है सर्वाधिक होती हैं। इसे अंतर्ज्वारीय बायोम भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, ज्वार आता है। ठीक है, ज्वार का मतलब क्या होता है, जब समुद्र का जो जल होता है, जो ओशियन वाटर होता है, वह जब ऊपर उठता है यानी ऊंचाई के साथ जो है तट से टकराता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यानी कुल मिला के ये कहा है समुद्र का जो जल जो तट रेखा की ओर बढ़ रहा होता है ऊंचाई के साथ, उसी को हम कहते हैं ज्वार, कहते हैं टाइड, है ना। यह क्षेत्र तापमान, आर्द्रता, जलधारा, लवणता आदि पर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, इसे स्प्रे जोन, उच्च ज्वार जोन, मध्य ज्वार जोन और निम्न ज्वार जोन में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, कहीं अधिक ज्वार आता है, कहीं कम ज्वार आता है, कहीं बहुत कम ज्वार आता है, या फिर कहीं बिल्कुल ज्वार आता ही नहीं। इस बायोम में पाए जाने वाले प्रमुख जंतु जो प्रजातियां हैं, जैसे बाइवेल्स है, ब्रिटल स्टार है। ठीक है, ये ब्रिटल स्टार क्या है, ये जंतु है, मछलियां, ब्रिटल स्टार मतलब मछलियों की एक प्रजाति है ना। केकड़ा है, हर्मिट क्रेब है, क्रैब। ठीक है, हर्मिट क्रैब, क्रैब मतलब क्या होता है, केकड़ा, तो यह हर्मिट केकड़ा है। लिम्पेट है, आयस्टर है, सी स्टार है, स्टार फिश है, घोंघा है। ये तमाम जो है आपके यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो तट रेखा में क्या होता है, जैव विविधता अधिक पाया जाता है किसी सागरीय क्षेत्र में। तो मैं आपको फिर से, सागरीय बायोम क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जो जैव विविधता मिलती है वह तट रेखा बायोम के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड से संबंधित है। किससे, वेटलैंड। ठीक है, तो यह जो वेटलैंड है यानी आर्द्र भूमि मतलब तो ऐसे नमी व दलदली वाले स्थान जहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाती हों और वहाँ पे कई जो है केवल वनस्पतियाँ तथा जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हों, तो ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं। यानी ऐसे नमी व दलदली वाले स्थान जहाँ पे वनस्पतियाँ और जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हों उसे हम क्या बोलेंगे, आर्द्र भूमि कहेंगे। ठीक है, और वह वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो आर्द्र भूमि का जो प्रसार होता है वह 1971 में यानी 1971 में ईरान के रामसर, यानी जो आपका कैस्पियन सागर है और एक रामसर शहर है, रामसर शहर कैस्पियन सागर के किनारे बसा हुआ शहर है, और यहीं पर सम्मेलन हुआ था पर्यावरण का। तो पर्यावरण जब सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया और इसमें इस बात पर चर्चा की गई कि जितने भी आर्द्र भूमि है, नमी वाले स्थान हैं, जहाँ पे ढेर सारे जो है पक्षियों की प्रजातियाँ, जंतुओं की प्रजातियाँ, ये वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और वो धीरे धीरे क्या हो जा रहे हैं, नष्ट के कगार पर पहुंच जा रहे हैं, यानी धीरे धीरे वो नष्ट हो रहे हैं। तो ये जब धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं तो उनको हम संरक्षित रख सकें, उनको बचाया जा सके, इसीलिए जो है यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस किया गया, एक जो है सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को चूँकि यह रामसर में आयोजित हुआ था इसलिए इसको रामसर आर्द्र भूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो रामसर आर्द्र भूमि, और यह जो हुआ था 2 फरवरी 1971 यानी 2 फरवरी 1971 को आयोजित किया गया। ठीक है, ठीक है, और इसमें ताज़ा लवणीय जल क्षेत्र आर्द्र भूमि के तहत आते हैं। ऐसे सागरीय क्षेत्र भी आते हैं जहां निम्न ज्वार के समय भी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती। ठीक है, अगर तटीय क्षेत्र है, ठीक है, तो तटीय क्षेत्र का 6 मीटर से ज़्यादा गहराई ना हो। ठीक है, तटीय क्षेत्रों के जो समुद्र के किनारे हैं वहाँ पर गहराई 6 मीटर से अधिक की गहराई ना हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या घोषित करते हैं, आर्द्र भूमि या रामसर आर्द्र भूमि कहा जाता है। आर्द्र भूमि को मुख्य रूप से अधोलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। समुद्री एवं तटीय आर्द्र भूमि, यानी जो समुद्र या तट के किनारे वाले आर्द्र भूमि है। ठीक है, नमी व दलदली वाले स्थान हैं जहाँ पे वनस्पतियाँ प्लस जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि यानी भूमि के अंदर, इनलैंड वेटलैंड।
ठीक है। तो इनलैंड वेटलैंड जो होता है यह किसी भी देश के अंदर होता है, चाहे झील के पास में हो, चाहे कोई तालाब हो, तो तालाब भी हो सकता है, जलाशय हो सकता है, या फिर झील नुमा आकृति हो सकता है जहाँ पर आर्द्र भूमि या नमी होती है। मानव निर्मित आर्द्र भूमि यानी मानव द्वारा जो कृत्रिम झील वगैरह का निर्माण किया गया है, उसके आसपास की जो नमी व दलदली वाला स्थान है, उन सभी को भी जो है आर्द्र भूमि माना जाता है। ठीक है। समुद्री एवं तटीय आर्द्र भूमि के तहत अस्थायी रूप से उथले समुद्री जल क्षेत्र, यानी जो समुद्री और तटीय आर्द्र भूमि है, तो ये अस्थायी रूप से क्या होते हैं, उथले समुद्री। उथले का मतलब समझते हैं, यानी किनारे वाले, जहां पर बहुत ज्यादा गहराई न हो, उथला हो, यानी नीचे की जमीन आपको साफ साफ दिखाई दे रही हो। ठीक है। ये ज्यादातर कहाँ होते हैं, ये खाड़ी के पास होते हैं या फिर जल डमरू मध्य के अंतर्गत आते हैं। समुद्री उपज्वार जो जलीय बेड, मेरीन सब जो है टाइडल एक्वेटिक बेड, कोरल रीफ, पथरीला समुद्री तट, बालू, कंकड़ तट, एस्चुअरी, लैगून, मैंग्रोव, ये आदि स्थानों पर, यहाँ पर इन स्थानों जहाँ पे मैंग्रोव होता है, जहाँ पे लैगून होता है, लैगून झील या अनूप झील या कयाल झील जिसे आप कहते हैं, या फिर जहाँ एस्चुअरी बनता है यानी ज्वार नदमुख बनता है, वहाँ पर यह जो है आपको आर्द्र भूमि देखने को मिल जाता है। आर्द्र भूमि मतलब नमी व दलदली वाला स्थान इन स्थानों पर हो सकते हैं। वह एक मैंग्रोव भी हो सकता है, आर्द्र भूमि एक लैगून भी हो सकता है, आर्द्र भूमि एक एस्चुअरी वाले स्थान पे भी हो सकता है, आर्द्र भूमि जहां कोरल रीफ यानी प्रवाल द्वीप बनते हैं वहां भी हो सकता है, आर्द्र भूमि जो है पथरीला समुद्री तट जहां पे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं समुद्र के किनारे वहां भी हो सकता है, या बालू वाले क्षेत्र में भी हो सकता है। ठीक है। अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि के तहत तो जैसे झील है, मैंने आपको बताया, झील है, पोखर है, जलाशय है, तालाब है, ठीक है, स्ट्रीम क्रीक है, अनूप या कच्छ है। ठीक है। अनूप का मतलब होता है स्वैम्प और कच्छ का मतलब होता है मैंग्रोव। ठीक है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे एक साथ यहाँ पे ध्यान में रखें। अनूप अलग चीज है और कच्छ अलग चीज है। ठीक है। अनूप का मतलब होता है यहाँ पे स्वैम्प। ठीक है। अनूप को हम मैंग्रोव भी बोलते हैं और कच्छ का मतलब होता है मैंग्रोव। क्या बोलते हैं इसको, मैंग्रोव। ठीक। दोनों में डिफरेंस होता है, अनूप और कच्छ दोनों में ही डिफरेंस होता है। ठीक है। अनूप वाले क्षेत्र में यहाँ पे जैव विविधता अधिक होता है, जबकि कच्छ में जैव विविधता कम देखने को मिलता है। अनूप में वनस्पतियों की प्रजातियां बहुत होती हैं, यहाँ पे ढेर सारे वृक्ष होते हैं, वहीं कच्छ में जो है बहुत ही कम जो है वृक्ष देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही कम या न के बराबर वृक्ष देखने को मिलते हैं। जबकि अनूप स्थान, इसी को लैगून भी कहते हैं, यहाँ पर वृक्षों का भरमार होता है, घना होता है। ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस है, आप जानते रहें। ठीक है। मानव निर्मित जो आर्द्र भूमि के तहत है, जैसे एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर है। एक्वाकल्चर मतलब जो हम मछलियों को पालने के लिए बनाते हैं ना, एक आर्टिफिशियल तालाब के जैसा बड़ा सा, आजकल जो है गाँव और शहरों में तो नहीं, गाँव में जो है काफ़ी जगह आप देखते होंगे। ठीक है। जो छोटे किसान वगैरह है वो मछलियों को पालने के लिए जो है एक बड़ा सा घेरा जैसा बना लेते हैं, उसमें मछलियां जो है पालते हैं, बेचते हैं, उसी को हम एक्वाकल्चर कहते हैं। छोटे टैंक हो गए, ठीक है, नहर हो गया, छोटे पॉन्ड हो गए, छोटे तालाब हो गए, सिंचित कृषि भूमि हो गई, अपशिष्ट जल निवारक क्षेत्र हो गया। ठीक है। यानी जहाँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, ये सभी जो क्षेत्र हैं यह कैसे होते हैं, मानव निर्मित आर्द्र भूमि होते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो ये इस तरह के ये तीन होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं रामसर साइट की। रामसर साइट के बारे में यह थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 यानी 1971 में, ठीक है, तो 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर जो है शहर है, जैसे आपका प्रयागराज है, जैसे आपका, ठीक है, न्यू दिल्ली है या दादरी है। ठीक है। तो ये सभी क्या है, शहर है। तो रामसर क्या है, शहर है जो कि ईरान में है। तो ईरान के रामसर शहर में पर्यावरणीय सम्मेलन किया गया।
ठीक है, तो ईरान में जो है पर्यावरणीय सम्मेलन किया गया और इस पे किस चीज पर बात की गई, तो यहाँ पर मुख्य जो चीज था वह था आर्द्र भूमि। वह क्या था? आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि का मतलब जो नमी व दलदली वाले स्थान, जहाँ पे पानी हो, दलदली वाले स्थान। ठीक है, तो नमी व दलदली वाले स्थान, चाहे वह तट रेखा के पास हो, चाहे अंतः स्थलीय नमी व दलदली वाले स्थान। तो आर्द्र भूमि, नमी व दलदली वाले जो स्थान है उनके बारे में विशेष चर्चा की गई। चर्चा इसलिए की गई क्योंकि यहाँ पे बहुत ढेर सारे पक्षियों की जो है प्रजातियां पाई जाती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वनस्पतियों की काफ़ी प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह चर्चा की गई कि इन स्थलों को क्या किया जाए, क्योंकि यह तेजी के साथ जो है इनका विनाश हो जा रहा है। अब विनाश हो रहा है तो इनको हम कैसे बचाएं, तो इसके लिए जो है रामसर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया और इसीलिए इसको हम रामसर साइट या रामसर संधि के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? तो रामसर साइट के रूप में जानते हैं। और ये 21 दिसंबर 1975, यहाँ पर ध्यान में रखना है ये पॉइंट, 21 दिसंबर 1975 यानी 1975 में, सीधा सीधा 1975 आप याद रखेंगे कि 1975 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को जो कि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, में शामिल किया गया। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन में यानी यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म एक बार सभी लोग बताएं। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ठीक है, एवं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी मैं लिख दे रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यूनेस्को में इसको शामिल किया गया। तो यूनेस्को में कोई भी चीज़ जब शामिल कर दिया जाता है ना, तो यूनेस्को उसको क्या करता है? फंडिंग का काम करता है, उसको संरक्षित रखने का काम करता है। तो जब यह रामसर साइट बनाया गया 1971 में, तब यह उतना इसका प्रभाव नहीं था, लेकिन जब 1975 में इसको यूनेस्को की सूची में जब इसको शामिल कर दिया गया, तब इसका प्रभाव जो है देखने को मिलने लगा, यानी इसका अच्छा खासा जो है प्रभाव पड़ा। और अपने भारत में आप वर्तमान समय में आप जानते हैं कि इसी के तहत जो है अपने भारत में 75 रामसर साइट अब तक हो चुके हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल, इसको 1975 में जो है रामसर साइट को इसमें शामिल किया गया और फंडिंग जो है इससे भी, यूनेस्को से भी आपको मिलता है इन आर्द्र भूमियों को संरक्षित रखने के लिए। तो इन आर्द्र भूमि पर जहाँ पे काफ़ी ढेर सारे वनस्पतियों की प्रजातियां और प्लस जो है 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां जो है निवास करती हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए जो है यह रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि चलाने की एक जो है प्रक्रिया, यानी एक तरह से यह रामसर साइट जो है चलाया गया। ठीक है, अब हम कुछ बात कर लेते हैं रामसर साइट के संबंध में। तो रामसर साइट क्या है? तो मैंने आपको बताया, रामसर साइट का मतलब यह हो गया, ऐसे, यह ध्यान में रख लें, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ऐसे नमी व दलदली वाले स्थान जहाँ पर
जहां पर कम से कम कम से कम कम से कम 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां तथा 1000 से अधिक 1000 से अधिक वनस्पतियों की प्रजातियों का वास स्थान हो, यानी वो रहते हैं, वास स्थान। ठीक है, तो ऐसे जगह को हम क्या घोषित करते हैं? रामसर साइट। रामसर का मतलब आर्द्र भूमि, यानी उनको हम कहते हैं एक तरह से आर्द्र भूमि रामसर। ठीक है, आर्द्र भूमि रामसर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ठीक है, यानी वहाँ पे ऐसे स्थान हो जहाँ पे कम से कम 200 या 200 से ज़्यादा, 200 के आसपास जो है पक्षियों की प्रजातियों का स्थान हो वह जगह, और उसके साथ ही साथ जो है 1000 से अधिक जो है वनस्पतियों की, घास फूस, तमाम चीज़ों के जो झाड़ियाँ हैं, तमाम चीज़ों की जो है वनस्पतियों की प्रजातियाँ पाई जाती हो। तो ऐसे स्थान को अब वो धीरे धीरे क्या हो रहे हो? नष्ट हो रहे हो। ये खतरा हो कि अब वहाँ पर जो है इन प्रजातियों को खतरा है, तो ऐसे स्थान को हम क्या घोषित करते हैं? रामसर साइट, ताकि उनको यूनेस्को की तरफ से फंडिंग मिल सके और उनका संरक्षण किया जा सके। तो यूनेस्को की जो टीम है, जो उसमें काम करने वाले हो, समय समय पर इसका जो है इस जगह जितने भी रामसर साइट हैं उन स्थानों को देखते हैं। समय समय पर जो है भारत सरकार जो है उनको उपलब्ध कराती है कि आज यहाँ पर यह व्यवस्था है, इतने यहाँ पर यह विकास, मतलब कि रामसर साइट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, घटा है, बढ़ा है, क्या हुआ है, उसके बारे में सारा डिटेल जो है उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अगली 2 फरवरी, हमेशा 2 फरवरी को, कब? 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो आर्द्रभूमि दिवस या रामसर दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को रामसर दिवस या इसी को आर्द्रभूमि दिवस कहते हैं। आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी 2 फरवरी को होता है तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखेंगे, स्टेटमेंट के रूप में ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। पहली बार मनाया गया 2 फरवरी 1997 को। तो 1997 को पहली बार, गठन तो कर दिया गया 1971 में, लेकिन रामसर दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1977 में, यानी 1997 में। तो 1997 को पहली बार रामसर दिवस मनाया गया। रामसर दिवस मनाया गया। ठीक है, तो पहली बार कब मनाया गया? तो 1997 में। अच्छा, 2024 में जब यह रामसर दिवस मनाया गया तो 2024 का जो थीम था, यह आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 2024 का जो थीम रहा है अभी हाल ही में, ठीक है, चूंकि 2 फरवरी बीत चुका है, ठीक है, तो 2 फरवरी का जो थीम रहा है यह आप याद रखेंगे। तो यह थीम रहा है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। यानी हिंदी में कहें तो आर्द्र भूमि और
मानव कल्याण। ठीक, वेलबींग मतलब कल्याण, तो मानव कल्याण के लिए, तो यह इस बार का यह थीम रहा है। ठीक है, तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग या आर्द्र भूमि और मानव कल्याण इस बार का 2024 का, जब 2 फरवरी को यह रामसर दिवस मनाया गया, तो इसका इस बार का यह थीम था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं कि अगर पूछा जाए सबसे पहला रामसर साइट, तो विश्व का सबसे पहला रामसर साइट, सबसे पहला रामसर साइट, तो सबसे पहला जो रामसर साइट रहा है, ठीक है, वह रहा है प्रायद्वीपीय कोबोर्ग प्रायद्वीप। कौन सा रहा है? कोबोर्ग प्रायद्वीप। अब ये कोबोर्ग प्रायद्वीप कहाँ है? तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो यह सबसे पहला है। ठीक है, तो सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला है। ठीक है, किसके नजरिए से? विश्व के नजरिए से। ठीक है, तो विश्व के संदर्भ में सबसे पहला रामसर साइट कौन सा है? कोबोर्ग प्रायद्वीप है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। वही अगर भारत के परिदृश्य में पूछें कि भारत का सबसे पहला रामसर साइट, तो भारत का सबसे पहला जो रामसर साइट रहा है वह रहा है उड़ीसा का चिल्का झील। ठीक है, चिल्का जो झील है, जो कि आपके ये तटीय क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा का यह चिल्का झील, और इसको कब घोषित किया गया? तो यह घोषित किया 1981 यानी 1981 में। ठीक है, अक्टूबर 1981 1981 में इसको रामसर यानी अपने भारत का सबसे पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। तो भारत का सबसे पहला रामसर साइट चिल्का झील यानी उड़ीसा। 1981 में 2 थे, एक तो आपका उड़ीसा चिल्का झील जो कि भारत का सबसे पहला रामसर साइट है, सबसे पहला रामसर साइट है। इसके अलावा 1981 में केवलादेव यानी राजस्थान का जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है वह भी आपका एक रामसर साइट है। तो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को भी रामसर साइट 1981 में ही घोषित किया गया था। ठीक है, थोड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप समझ लीजिए, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रामसर साइट, तो विश्व का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वह है आपका बोलीविया। कौन सा रामसर साइट है? बोलीविया रामसर साइट। ठीक है, बोलीविया। बोलीविया आर्द्र भूमि। तो बोलीविया जो आर्द्र भूमि है यह सबसे बड़ा रामसर साइट है विश्व का, जिसका जो यह 1,40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, 1,40,000 वर्ग किलोमीटर यानी अपने उत्तर प्रदेश का लगभग अब हम कह दें तो लगभग आधा। तो अपने उत्तर प्रदेश के आधे भाग पर यह जो है रामसर साइट जो है विस्तृत है। बोलीविया जो है देश है, और बोलीविया के नाम से ही है बोलीविया जो है रामसर साइट। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो है रामसर साइट है।
इसके अलावा भारत के संदर्भ में भी आप याद रखें कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट, तो भारत के संदर्भ में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा रामसर साइट तो वह है आपका सुंदरवन। सुंदरवन सबसे बड़ा रामसर साइट है अपने भारत का, जो कि आपके पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। क्षेत्रफल लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है वह सबसे बड़ा रामसर साइट के रूप में जाना जाता है अपने भारत। और विश्व के संदर्भ में, तो विश्व के संदर्भ में मैंने आपको बताया बोलीविया। ठीक है, ठीक है, विश्व का कहिए चाहे भारत का कहिए, भारत का सबसे छोटा, सबसे छोटा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा रामसर साइट, तो सबसे छोटा जो रामसर साइट है वह है हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील। रेणुका झील, रेणुका झील, और यह कहाँ पे है तो हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के यह मात्र 0.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यह विश्व के साथ साथ अपने भारत का भी सबसे छोटा जो है रामसर साइट है, जिसे हम रेणुका झील के रूप में जानते हैं। विश्व के परिदृश्य में अगर देखें तो वर्तमान समय में कुल 2500 से अधिक 2500 से अधिक रामसर 2500 से अधिक रामसर आर्द्रभूमि हो चुके हैं। आर्द्रभूमि हो चुके हैं, तो 2500 से अधिक जो है आर्द्रभूमि वर्तमान समय में हो चुके हैं पूरे विश्व में। और सर्वाधिक अगर पूछा जाए कि विश्व की परिदृश्य से सर्वाधिक रामसर साइट, तो सर्वाधिक रामसर साइट अगर हम विश्व के परिदृश्य में पूछ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट आपको देखने को मिल जाते हैं वह यूके में है। कहाँ पे? यूके में। यहाँ पे कुल 175 जो है रामसर साइट है। ठीक है, तो यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन जिसे आप कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है रामसर साइट हैं। अगर सर्वाधिक रामसर साइट, तो सर्वाधिक रामसर साइट अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप पूछ रहे हैं तो भारत के परिदृश्य में सर्वाधिक जो रामसर साइट है वह है, ठीक है, तो वह है सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है तो तमिलनाडु में। पहले यह आंकड़ा जो है उत्तर प्रदेश के पास था सर्वाधिक, और लेकिन अब यहाँ पर तमिलनाडु में कुल 14 रामसर साइट है। कितने रामसर साइट है? कुल 14 रामसर साइट है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन अभी जस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप आर्द्रभूमि के संबंध में इतनी चीज़ें जो है आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, चले आगे अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अपने भारत में जो कुल 75 रामसर साइट है, इन 75 रामसर साइट को मैंने बड़े मेहनत से आपके लिए बनाया है। सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, और जितने भी रामसर साइट हैं इनको राज्य वाइज आप जरूर लिख लीजिएगा, एक कॉपी में जरूर मेंशन कर लीजिएगा। इनको आप बार बार पढ़ा करिए, बार बार याद मत करिए, पढ़ा करिए, बार बार पढ़ा करिए। तो आपको जब भी अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो एक बार देखने से नहीं याद होगा। ठीक है, 2-4 बार देखिए उनको। आप कोई भी चीज़ पढ़ने से देखो याद तभी होता है जब आप चिंतन करोगे। आप चिंतन नहीं करते हो तो आप पूछते हो कि सर हम कैसे याद करें, कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए।
ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़िए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट लेवल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आप एसएससी या फिर आप अदर एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक लेकर के चलेंगे। शॉर्ट ट्रिक उनके लिए है जिनका सिलेबस कम होता है, यहाँ पे वृहद सिलेबस है और इतने शॉर्ट ट्रिक हो जाएंगे कि आप कभी याद ही नहीं कर पाएंगे, आपका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, फिर इतना शॉर्ट हो जाएगा उसमें कि आप भूल जाएंगे कि कहाँ कौन किसका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक कोशिश ना करें, मैपिंग से चीज़ें याद करें हमेशा। जब भी ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट वगैरह चीज़ें, कोई लोकेशन वगैरह चीज़ें हैं तो आप मैपिंग से याद किया करें, उसको चिंतन किया करिए, उसको सोचा करिए। आप पढ़िए 2-4 बार 5 बार उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप सोचा करिए कि हाँ इस स्थान पर यह था। सोते समय जितना आपने पूरा आज पढ़ा है, ठीक है, पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आपको यूपीएससी सच में अगर क्रैक करना है तो पढ़ने का सबसे जो अच्छा मेथड होता है, मैं जो मानता हूँ, आप पूरे दिन जितना भी चीज़ें पढ़े हैं अब उसको रात में सोने से पहले एक जितना भी टाइम आपको लगता है, 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, पूरा चीज़ आप सोचिए हमने क्या पढ़ा, हमको कितनी बातें याद हैं। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आपके पास वो किताब होनी चाहिए, तुरंत खोलकर आप अगर आप देख लेंगे तो वो चीज़ें फिर आपके माइंड में सेटअप हो जाएगी। तो पूरा दिन आपने जितना पढ़ा, ठीक है, सोने से पहले उसको चिंतन करिए, थिंकिंग करिए, आपने कितनी जो है बातें आपके मन में हैं, कितनी बातें नहीं हैं, जो नहीं है उनको तुरंत जो है आप उठ करके देखें। ये सब अगर आप करेंगे ना तभी आपको चीज़ें जो है ध्यान में रखें। और मैं आपसे एक चीज़ और बार बार कहता हूँ कि अगर आप ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे हैं या इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो अक्सर ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट जो है मैप से ज़्यादा चीज़ें संबंधित होती हैं। तो मैप को आप वर्ल्ड का मैप, भारत का मैप, अगर यूपी पे उत्तर प्रदेश का, अगर यूपी स्टेट लेवल पीसीएस का दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का, इस तरह से सभी पीसीएस के एग्जाम्स के जो उत्तर प्रदेश का है या मध्य प्रदेश का, उनके मैप को भी जरूर देखा करें। तो इससे आपका क्या होगा, ग्रोथ होगा, आपके दिमाग का ग्रोथ होगा, आप चीज़ों को अच्छे तरह से समझ पाओगे। तो ये चीज़ें हैं, आपको बेहतर ढंग से आप उनको याद कर पाओगे। और चीज़ें जब मैपिंग रहेगी ना तो आप जब आप मेंस में लिखोगे ना तो आप मैपिंग भी कर सकते हो। हाँ, आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगा कि हाँ मैपिंग ऐसी थी, ये चीज़ यहाँ था, तो वो चीज़ें आपको याद आने लगेंगी। जब ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगेंगी ना तो आप बेशक यूपीएससी क्रैक कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब बात करेंगे अपने भारत के जो है 75 रामसर साइट, और इन 75 रामसर साइट को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख में केवल 2 ही रामसर साइट है, एक तो सो मोरिरी रामसर साइट है और एक सोकर रामसर साइट है। एक है सो मोरिरी, ठीक है, पढ़ते सो है ना, ऐसे लिखा जाता है, पढ़ते सो हैं, आधा था तो आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ के दिखाओ, तो सो नहीं, सो पढ़ते हैं, है ना। टी हम यहाँ पे एक तरह से साइलेंट मारते हैं। तो सो मोरिरी और सो कर, ये 2 झील हैं और ये दोनों ही झीलें क्या हैं, रामसर साइट हैं। ठीक है, तो सोकर, सो मोरिरी और सोकर, ये 2 रामसर साइट कहाँ पे हैं, लद्दाख रीजन में। कहाँ पे हैं, लद्दाख में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कुल 5 रामसर साइट हैं। कौन कौन से, एक तो आपका वुलर झील जो कि आपके भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का जो है लेक है। तो भारत की सबसे जो है बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वुलर झील है। ठीक है, तो वुलर झील भी आपका क्या है, रामसर साइट है। सुरेंसर मानेसर रामसर साइट है। हाईजिम वेटलैंड कंजर्वेशन रामसर साइट है। और सैलबाग वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रामसर साइट है। तो ये 5 रामसर साइट जो है आपको कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर कुल 3 रामसर साइट है। ठीक है, एक तो पोंग डैम रामसर साइट, पोंग डैम याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये। पोंग डैम रामसर साइट, रेणुका रामसर साइट जो कि भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है, और चंद्रताल जो कि यह भी एक झील है और यह भी एक आपका रामसर साइट है। तो हिमाचल प्रदेश में 3, पोंग डैम, रेणुका और चंद्रताल रामसर साइट, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। वही उत्तराखंड राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से बगल में आ जाए उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में केवल जो है एक ही रामसर साइट है, केवल आसन। तो आसन जो रामसर साइट है यह आप देख पा रहे हैं। तो यह रामसर साइट जो है आपके केवल उत्तराखंड राज्य में देखने को मिल जाता है। कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने उत्तर
प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पहला रामसर साइट है वह ऊपरी गंगा नहर पहला रामसर साइट है, जिसको 2005 में रामसर साइट जो है घोषित, सॉरी 2000, हाँ ठीक है, 2005 में घोषित किया गया था। अपर गंगा या ऊपरी गंगा नहर भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरी गंगा नहर। तो ऊपरी गंगा नहर या अपर गंगा को सबसे पहला रामसर साइट अपने उत्तर प्रदेश का घोषित किया गया था। तो यह भी थोड़ा सा आप मेंशन कर दूं ताकि आप चीजों को याद रखें। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर साइट, भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश का पहला रामसर साइट, जिसको 2005 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहला रामसर साइट कौन सा हो गया? ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, कहाँ पे है? तो ऊपरी गंगा नहर, ये जो ऊपरी गंगा नहर है, यह अगर पूछा जाए किस जिले में है तो ये बुलंदशहर में। कहाँ आप नाम लेंगे? बुलंदशहर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ बुलंदशहर। इनका लोकेशन भी आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश एग्जाम का बिल्कुल नज़दीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। समन पक्षी अभ्यारण्य, तो समन पक्षी अभ्यारण्य यह अपने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में है। कहाँ पे है? मैनपुरी जिले में है समन पक्षी अभ्यारण्य। सरसई नवार झील यह आपके उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में है। कहाँ पे है? इटावा जिले में है। सांडी यह अपने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में है। कहाँ पे है? हरदोई जिले में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, तो नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य है यह आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बगल वाला जिला यानी उन्नाव में है। ठीक है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यह अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य भी है। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार पूछा जाए, पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाए तो कौन है? नवाबगंज, जिसका नाम बदल करके चंद्रशेखर आजाद के नाम पर कर दिया गया। मैंने इसको आपको डिटेल से उत्तर प्रदेश वाले स्पेशल में पढ़ाया। तो 5 ये हो गए। अच्छा, 6, 7, 8, 9, 10 इधर है। तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, समसपुर, ठीक है, तो समसपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है यह आपके उत्तर प्रदेश के लाल बरेली यानी राय बरेली में है। कहाँ पे है? तो राय बरेली में है। वहीं पार्वती अर्गा यह अपने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। वहीं सुर सरोवर की बात करें तो यह अपने उत्तर प्रदेश के ताजनगरी यानी आगरा में है। वहीं हैदरपुर की बात करें तो यह 2 जिलों में विस्तारित है। कौन कौन? तो हैदरपुर यह आपके बिजनौर और मुजफ्फरनगर यानी दोनों की सीमा पर यह आपका रामसर साइट है। ठीक है, तो यह कहाँ पे है? बिजनौर और मुजफ्फरनगर। वहीं बखीरा पक्षी अभ्यारण्य की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश का 10वां, अगर उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर साइट बताओ, उत्तर प्रदेश का नवीनतम रामसर साइट बताओ, तब आपका बखीरा पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा, जो कि आपके संत कबीर नगर में है। कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। और यह अपने उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम, तो यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश का नवीनतम, नवीनतम मतलब जिसको सबसे बाद में बनाया गया, नवीनतम अर्थात 10वां रामसर साइट। उत्तर प्रदेश में कुल 10 हैं और 10वें नंबर पे कौन है? बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, 10वां रामसर साइट। क्लियर है? ठीक है, तो ये अपने उत्तर प्रदेश के 10 रामसर साइट हो गए। चले आगे बात करते हैं। अब आ जाते हैं पहले थोड़ा सा पूर्वोत्तर भारत की तरफ। पहले इधर तो यहाँ पे बिहार है। बिहार में केवल एक है कवर या फिर कबर या कबरताल कहा जाता है। ठीक है, कई जगह काबर भी लिखा रहता है, काबर, कबरताल, कबर। ठीक है, ये कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, वहीं असम में केवल एक ही रामसर साइट है, दीपोर रामसर साइट। दीपोर जो है झील है और यह दीपोर झील के आसपास जो है नमी दलदली वाला स्थान है, जहाँ पे कई प्रजातियों की पक्षियों की प्रजातियां निवास करती हैं। यह दीपोर लेक आपके असम में। कहाँ पे? असम में। ठीक है, राज्य आपको पता होना चाहिए कौन राज्य कहाँ है। ठीक है, मणिपुर में अगर हम बात करें तो लोकटक झील, यह एकमात्र ऐसा रामसर साइट है जिसे तैरता हुआ रामसर साइट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, विश्व का
एकमात्र तैरता हुआ झील भी कहते हैं, एकमात्र तैरता हुआ झील या रामसर साइट हुआ तैरता हुआ झील है, जो कि आपके कहाँ पे है, ये मणिपुर राज्य में। तो मणिपुर में आपका कौन सा हो गया, तैरता हुआ एकमात्र झील है जिसे लोकटक झील कहते हैं। वहीं मिजोरम में कहें तो पाला लेक है, पाला को हम पालक भी बोलते हैं, ठीक है, पालक, खाने वाला नहीं, ठीक है, तो आप खाने वाला मत समझिएगा, ये पाला है, पाला कहिए चाहे इसको पालक कहिए, तो पालक या पाला यह एक झील है जो कि आपके कहाँ पे है, मिजोरम राज्य में, कहाँ पे है, मिजोरम में। वहीं त्रिपुरा में जो है रुद्र सागर झील है, त्रिपुरा में कौन सा झील है, रुद्र सागर, काफी बार पूछा भी गया है इसलिए इसको भी ध्यान में रखें। तो रुद्र सागर झील यह भी आपका एक रामसर साइट है, ठीक है। तो ये पूर्वोत्तर भारत के हो गए। चले उड़ीसा में चलते हैं। तो उड़ीसा में आपके यहाँ पे कुल 6 रामसर साइट देख पा रहे हैं। यहाँ पे हीराकुंड रामसर साइट है, अनुस्पा रामसर साइट है, सिमलीपाल है, सतकोसिया है, सिमलीपाल है, चिल्का झील है और आपका टम्पारा लेक है, ठीक है। टम्पारा काफी बार पूछा जाता है, टम्पारा लेक या झील कहाँ पे है, तो यह आपके उड़ीसा में है, ठीक है। तो टम्पारा लेक, भितरकनिका, चिल्का, सतकोसिया और अनुस्पा और हीराकुंड, यह 6 जो है 6 के 6 कहाँ पे हैं, उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। वहीं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश का एकमात्र है जिसे हम कोलेरू लेक के रूप में जानते हैं। कौन सा झील है, कोलेरू झील है, ठीक है। यह भी एक तरह का अनूप या लैगून झील है, झील ही है ये, भले आपको अंदर दिख रहा है तो यह भी एक तरह का लैगून झील का ही उदाहरण है। कोलेरू झील, जैसे चिल्का लैगून झील है वैसे कोलेरू भी एक लैगून झील है जो कि आपके आंध्र प्रदेश में, यह भी एक आपका रामसर साइट है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे मैंने तमिलनाडु को नहीं लिखा क्योंकि तमिलनाडु में कुल 14 है, इतने में नहीं आएगा तो मैंने उसको दूसरे मैप में इंडिकेट किया हुआ है। केरल में अगर हम बात करें तो 3 रामसर साइट हैं, अष्टमुदी, वेम्बानड और सस्थमकोट्टा झील, ठीक है। इन तीनों के नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। रंगानाथेट्टू जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक में केवल एक ही रामसर साइट है, रंगानाथेट्टू पक्षी अभयारण्य, ठीक है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में टोटल 4 हैं, नल सरोवर, खिजड़िया, थोल और वाधवाना। फिर से नाम सुन लें, नल सरोवर, खिजड़िया, थोल और वाधवाना, ये 4 रामसर साइट हैं आपके गुजरात राज्य में। वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कुल 4 रामसर साइट आपको देखने को मिल जा रहे हैं, सांख्य सागर, यशवंत सागर, भोज, सिरपुर, सांख्य सागर, यशवंत सागर और भोज, ठीक है। ये 4 रामसर साइट हैं आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो ये कुछ रामसर साइट रहे, बाकी राजस्थान, तमिलनाडु और रामसर साइट के बारे में हम लोग अगले जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो छूट गए हैं यहाँ पे, पंजाब में कौन कौन, तो मैंने जम्मू कश्मीर में आपको दिखाया ही था, ठीक है। तो ये पंजाब में जो रामसर साइट हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो इस मैप में, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका इधर था तो मैंने जम्मू कश्मीर थोड़ा सा ये नीचे बना दिया, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। जम्मू कश्मीर ये वाला है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर है, ध्यान में रखेंगे, ये पंजाब है, ठीक है। तो लेकिन ये मैंने जो लिखे हैं ये पांचों के, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, पंजाब में नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उसमें मैप में था नहीं तो नीचे बन गया, ठीक है। ये पंजाब के, तो पंजाब में कुल 6 रामसर साइट हैं, हरिके, कांजली, रोपड़, ठीक है, केशवपुर, ठीक है, केशवपुर मियाँ, व्यास, कंज, ठीक है, व्यास कंजर्वेशन या व्यास जो है संरक्षण आर्द्र भूमि और नांगल संरक्षण आर्द्र भूमि, ठीक है। तो नांगल, व्यास, केशवपुर मियाँ और रोपड़, कांजली, हरिके ये पंजाब में है। वहीं 2 रामसर साइट आपके हरियाणा में है, ठीक है, एक तो सुल्तानपुर रामसर साइट और एक भिंडवास। तो सुल्तानपुर रामसर साइट और भिंडवास ये आपके हरियाणा में है। वहीं राजस्थान में अगर हम बात करें तो 2 रामसर साइट हैं, एक तो आपका सांबर लेक है और एक केवलादेव, इसको भी 1981 में बनाया गया था रामसर साइट, जब चिल्का को बनाया गया था, ठीक है। तो केवलादेव जो पक्षी अभयारण्य है यह एक आपका नेशनल पार्क भी है, यह भी आपका रामसर साइट है। उसके अलावा जो सांभर लेक है जो कि आपका जयपुर राज्य में है, सांभर झील, यह भी आपका एक रामसर साइट है। वहीं अगर हम महाराष्ट्र में बात करें तो लोनार झील, थाणे क्रीक और नंदूर
मंद मद महेश्वर, तो नंदुर मद महेश्वर, तो नंदुर मद महेश्वर, लोनार झील और थाड़े क्रीक। तो थाड़े क्रीक ये तीनों के तीनों रामसर साइट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। वहीं पश्चिम बंगाल में बात करें तो पूर्वी कोलकाता और सुंदरवन आर्द्र भूमि, यह आपके पश्चिम बंगाल की दो जो है, एक तो सुंदरवन जो कि भारत का सबसे बड़ा, तो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरवन रामसर साइट, जैसा कि अभी हमने पहले बताया। और पूर्वी कोलकाता यह भी आपका एक रामसर साइट है जो कि पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट की संख्या जो है देखी जाती है। कौन कौन से रामसर साइट हैं, तो यहाँ पे चिंत्रांगुदी पक्षी बर्ड या चित्रांगुनी बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार जो मन्नार की खाड़ी है वह भी आपका एक रामसर साइट है, ठीक है। कांजी रंकुलम बर्ड सेंचुरी, कारी किली, ठीक है, कारी किली या केरी किली भी बोलते हैं, तो कारी किली जो है बर्ड सेंचुरी, ठीक है। कुंथन कुलम बर्ड सेंचुरी, पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। और पिचवरम इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। कुछ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पिचम वरम जो है मैंग्रोव, जो कि आपका यह मैंग्रोव क्षेत्र है, यह भी एक आपका रामसर साइट है। सुचेंद्रम भी याद रखेंगे, सुचेंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, यह भी आपका एक रामसर साइट है, ठीक है। उसके अलावा जो है उदय मन्नूर जो है रिजर्व रामसर साइट, यह भी आपका एक रामसर साइट है। और वेदावूर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, वेदांतागल बर्ड सेंचुरी, वेलोड बर्ड सेंचुरी, वेम्बानूर वेटलैंड कंजर्वेशन बर्ड सेंचुरी और पॉइंट कालीमीरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर पूछा जाए कि तमिलनाडु राज्य का सबसे पहला रामसर, चूंकि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, और यह जो पॉइंट कालीमीरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह तमिलनाडु का सबसे पहला रामसर साइट है, तमिलनाडु का सबसे पहला रामसर साइट है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पहला रामसर साइट ऊपरी गंगा नहर है, ठीक है, तो उसी तरह से तमिलनाडु राज्य का यह सबसे पहला रामसर साइट है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये सभी 75 के 75 रामसर साइट जो है आप ध्यान में रखेंगे, बार बार आप मैपिंग करके करिए, ठीक है। जरूरी नहीं, अगर एक पेज पे नहीं आता है तो उसको 2-3 पेज पर आप जो है भारत के मैप में उनको इंडिकेट करें, उनको देखें, और बार बार देखने से ही चीजें आपको याद रहेंगी कि हाँ ये रामसर साइट जो है इस स्थान पर है, ठीक है। अगला हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है पहले हम ये समझ लें, ठीक है। तो मॉन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड है यह रामसर आर्द्रभूमि, यह रामसर जो साइट है या जो रामसर आर्द्रभूमि है, तो रामसर आर्द्रभूमि की ही एक भाग है, ठीक है। यह रामसर आर्द्रभूमि की ही क्या है, एक भाग है, लेकिन इसमें कुछ विशेष मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में यह रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब यह जो रिकॉर्ड है, ठीक है, यह रामसर साइट का ही एक भाग है जिसमें यह रिकॉर्ड किया जाता है किसको जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखना है, किसको नहीं रखना है, ठीक है। अब किसको रखना है या नहीं रखना है, ठीक है, यह कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो इस पहले तो यह समझ लीजिए कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हम करते क्या हैं। तो जहां पे तकनीकी, ठीक है, जहाँ पे जो है टेक्निकल जो आपका एक तरह से टेक्निकल विकास अगर होता है किसी क्षेत्र की, ठीक है, यानी ऐसे क्षेत्र, ठीक है, या पूरा मैं लिख ही दे रहा हूं, ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्र, ठीक है, अब वो रामसर सूची में जो है शामिल होने चाहिए, ठीक है। ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्र जहां पर तकनीकी विकास यानी मानव द्वारा क्या किया गया हो, तकनीकी विकास किया जाए, तकनीकी विकास मानव हस्तक्षेप, मानव हस्तक्षेप
ठीक है। तो मानव हस्तक्षेप के कारण उस जगह को क्या हो, वो लगभग जो है वह जगह क्या हो, काफ़ी नष्ट हो चुका हो, तो हम उसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं कि यह जो है मानव द्वारा इस पर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने के कारण यहाँ पर बहुत जो वनस्पतियों की प्रजातियाँ हैं, जो पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, उनकी संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है। तो मानव हस्तक्षेप के कारण उस पारिस्थितिक क्षेत्र में उस पारिस्थितिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों एवं जंतुओं, चाहे वह पक्षी हो, ठीक है, वनस्पतियों एवं जंतुओं की प्रजाति काफी हद तक नष्ट हो चुकी हो तो उसे रामसर आर्द्र भूमि के मॉन्ट्रेक्स, ठीक है, मॉन्ट्रेक्स में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, रामसर आर्द्र भूमि की जो एक रिकॉर्ड है, जिसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहा जाता है, उसमें हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हाँ अब यहाँ पर इस आर्द्र भूमि पर क्या है, खतरा हो गया है, यानी यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है। अगर वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो विश्व में कुल जो है 51 रामसर साइट को यहाँ पे सूची में शामिल किया गया है। विश्व की कुल 51 आर्द्र भूमि जो कि रामसर साइट है, तो इन 51 आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। भारत का सबसे पहला जो शामिल किया गया था वह केवलादेव किया गया था 1990 में, यानी 1990 में। तो 1990 में भारत का पहला जो आर्द्र भूमि है, तो भारत का जो पहला आर्द्र भूमि है उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया, 1990 में। तो राजस्थान का केवलादेव आर्द्र भूमि, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहिए, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, या केवलादेव आप इनको नेशनल पार्क भी कह सकते हैं, क्योंकि केवलादेव जो है आपका एक नेशनल पार्क भी है। ठीक है। तो इसको जो है 1990 में शामिल किया गया था। इसके अलावा 1993 में, 1993 में, वर्तमान समय में केवल 2 ही हैं भारत के, केवल वर्तमान समय में कितने हैं, 2। ठीक है। एक तो ये हो गया और एक हो गया 1993 में मणिपुर का लोकटक झील भी
तो मणिपुर का लोकटक झील भी इसमें शामिल है। वर्तमान समय में भारत के केवल दो हैं, कौन कौन है? तो एक तो 1990 में भारत का पहला जो है राजस्थान का जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है, और मणिपुर का जो लोकटक झील है, यह दोनों ही रामसर साइट जो भारत के हैं, यह दोनों के दोनों क्या हैं, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी प्रजातियों को क्या है, खतरा है, इनका क्षेत्रफल घट रहा है काफ़ी तेजी के साथ, इसलिए इस पर मॉन्ट्रिक्स जो है इसको रिकॉर्ड में रख दिया गया। एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे, 1993 में ही 1993 में ही चिल्का झील को भी, चिल्का झील को भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, शामिल किया गया था, किया गया था, किंतु उड़ीसा सरकार व केंद्र सरकार की मदद से, केंद्र सरकार के प्रयासों से ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि प्रयासों से इसे इस रिकॉर्ड से हटा लिया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हटा लिया गया है का मतलब क्या है? तो हटाने का मतलब यहाँ पर यह है कि यह जब 1993 में इसको जो है शामिल किया गया था, तो शामिल क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ पर गाद बहुत था। गाद मतलब जो सिल्टेशन होता है, सिल्टेशन मतलब यानी गाद जो होती है, ये गाद यानी जो मिट्टी के कण होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, इतना गाद इकट्ठा हो गया था कि वहाँ पे वनस्पतियों और जंतुओं को, यानी वहाँ की जो प्रजातियां हैं उनको काफी नुकसान हो रहा था। किसके कारण? गाद के कारण। गाद मतलब क्या होता है? सिल्ट, ठीक है, जो मिट्टी की एक कण का आकार है। तो गाद के इकट्ठा होने के कारण, ठीक है, तो गाद के इकट्ठा होने के कारण वहां की प्रजातियों को काफी नुकसान हो रहा था, वहां के वनस्पतियों को नुकसान हो रहा था। और इस तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी उड़ीसा की राज्य सरकार ने मिल करके जो है परियोजनाएं चलाएं, वहां पे गाद को जो है काफी कम किया, गाद को हटाया गया, वहां से गाद बिल्कुल कम किया गया। और जब गाद कम हुआ तो वहां पे प्रजातियां फिर से सरवाइव करने लगी। और बाद में जो है इसको चूंकि यह उड़ीसा को 1993 में शामिल किया गया था, बाद में इसको वहां से इस सूची से मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? किसी को कोई समस्या इसमें? तो आपको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड समझ में आ गया। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक पार्ट है किसका? रामसर आर्द्रभूमि का। जो रामसर आर्द्रभूमि होते हैं, यह रिकॉर्ड करता है कि यह मानव हस्तक्षेपों या जो हम तकनीकी विकास करते हैं, टेक्निकल डेवलपमेंट करते हैं किसी ऐसे क्षेत्र में जो कि आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं, रामसर साइट में जो शामिल होते हैं, ठीक है, जब उनको नुकसान होता है, उनका संख्या कम होने लगता है प्रजातियों या फिर जंतुओं की, तो वनस्पतियों और जंतुओं की जो प्रजातियां कम होने लगती हैं, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, कि अगर कम हो रही है तो उनको पहले हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल करते हैं। उनको आप तभी वहां से निकाल पाओगे जब उसको आप पूरी तरह से फिर से जो है संरक्षित रखने लगोगे, जैसे को चिल्का झील को संरक्षित किया गया सरकार की मदद से। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सभी को? चले अगला टॉपिक चलते हैं, आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017। ठीक है, तो इन आर्द्रभूमि को भारत सरकार ने जो है इन जितने भी आर्द्रभूमि है उनको संरक्षित रखने के लिए जो है एक अधिनियम पारित किया। ठीक है, एक अधिनियम पारित किया। तो भारत सरकार ने आर्द्रभूमियों की
प्रजातियों, ठीक है, चाहे वह वनस्पति हो, ठीक है, वनस्पति एवं जंतु दोनों, वनस्पति व जंतु, प्रजातियां किसकी, वनस्पति व जंतु की, ठीक है। तो भारत सरकार ने आर्द्रभूमियों की प्रजातियों को संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए क्या निकाला कि आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन अधिनियम 2017, ठीक है। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए, उनके कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, तो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए जो है एक अधिनियम पारित किया, जिसके तहत जितने भी आर्द्रभूमि है, आर्द्रभूमि के साथ साथ जितने भी रामसर साइट है, उनके संरक्षण और प्रबंधन की एक उचित व्यवस्था की यह अधिनियम निकाला। कब निकाला, तो 2017 में, ताकि इनकी स्थापना, इनकी जो जितने भी रामसर साइट है, इनकी स्थापना भी की जा सके, उनके कौन कौन से ऐसे आर्द्रभूमि है उनकी खोज की जाए, उनकी स्थापना की जाए, उनका प्रसार किया जाए, और अवशिष्ट निस्तारण पर जो है, यानी जितनी भी अवशिष्ट चीज़ें हैं, जिन जगहों पर आर्द्रभूमि पर फेंका जाता है, उनको न फेंका जाए, उनको रोका जा सके, उसी के लिए यह एक अधिनियम पारित किया। कब, 2017 में, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कच्छ या मैंग्रोव, अब हम बात करेंगे कच्छ या मैंग्रोव की। कच्छ को हिंदी में कच्छ बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंग्रोव, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, मैंग्रोव, ठीक है। मैंने आपको वन रिपोर्ट, चूंकि अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी का अगर आपने पार्ट देखा होगा, तो मैंने वहाँ पर वन रिपोर्ट जो है आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। उस वन रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार तो 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो भारत में कुल 4,992 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में, ठीक है, 4,992 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में क्या फैला हुआ है, मैंग्रोव फैला हुआ है। मैंग्रोव का मतलब होता है कच्छ, ठीक है, यानी ऐसे नमी व दलदली वाले स्थान जहां पर ऐसे खारे जल वाले नमी व दलदली वाले स्थान जहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उन्हें मैंग्रोव कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैंग्रोव कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे, जंतु की बात नहीं हो रही, केवल पेड़ पौधों की बात हो रही है। तो ऐसे पेड़ पौधे जो खारे जल में ही खारे जल के नमी व दलदली वाले स्थान पर उगते हैं, तो ऐसे स्थानों को हम क्या कहते हैं, मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं, या इन वनस्पतियों को मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है, क्योंकि यह खारे जल में कुछ ही वनस्पतियां होती हैं। सभी वृक्ष जो है इसके अनुकूल नहीं हो सकते, जैसे आम वगैरह का वृक्ष यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, जैसे अगर हम महुआ का वृक्ष कहें तो इनके स्थानों पे नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगे। कुछ विशेष प्रकार के ही वृक्ष सर्वाइव करेंगे, जैसे सुंदरी नामक वृक्ष है, जो कि खारे जल में, जो कि आपके पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जो कि खारे
जल का एक वृक्ष है। ठीक है, तो यह उन्हीं स्थानों पर उग पाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव कहा जाता है। तो मैंग्रोव वनस्पति समझ में आ गया कि ऐसे पेड़ पौधे जहां खारे जल वाले, नमी व दलदली वाले स्थान पर पाए जाते हैं उनको हम मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। भारत में ऐसे, आप जानते हैं कि भारत में कुल ऐसे 9 राज्य हैं, 9 राज्य हैं और प्लस आपका दमन दीव वाला इलाका है, लक्षद्वीप है और पुदुचेरी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यानी कुल 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो अपने भारत के 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में यह मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिल जाता है। तो अपने भारत के 9 राज्य, 9 कैसे राज्य? तटीय राज्य। 9 कैसे राज्य? तटीय राज्य होंगे ये। तटीय राज्य यानी गुजरात से अगर आप शुरू करिए तो गुजरात से लेकर के पूरा आपके पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम में अगर देखें तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर कहा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नागर हवेली, दमन एवं दीव, जो कि दोनों को मिला करके एक कर दिया गया है। उसके अलावा लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर जो है आपको मैंग्रोव वनस्पतियां देखने को मिल जाती हैं। और सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति, सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति, तो सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति यह आपको देखने को मिल जाता है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति का जो क्षेत्रफल देखने को मिल जाता है वह आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे मिलता है? पश्चिम बंगाल में, जहां पर 2114 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में मैंग्रोव वनस्पति फैला हुआ है। ठीक है, तो सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ है? पश्चिम बंगाल में 2114 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पे है? केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम पूछे कि सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वह है आपका भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जहां पे कुल 616 वर्ग किलोमीटर के दायरे में मैंग्रोव वनस्पति फैला हुआ है। ठीक है, तो यह चीज जो है आप ध्यान में रखें, सबसे ज्यादा कहाँ है और सबसे कम तो इसमें बहुत कम ही पूछा जाता है। ठीक है, सबसे कम की बात की ही नहीं जाती है। तो मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पे है? तो यह आपके पश्चिम बंगाल में है। अगर विश्व के नजरिए से अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति कहाँ है, विश्व में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति, तो विश्व में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति यह आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में विश्व में सबसे ज़्यादा, ठीक है, एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर इंडोनेशियाई देशों में सबसे ज़्यादा द्वीपों की, एशिया देश में सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। और इस इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव, पूरे विश्व में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ देखने को मिल जाता है? तो वह इंडोनेशिया क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। तो आप समझ पाए यह मैंग्रोव वनस्पति क्या है, तो इसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है। ठीक है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जय हिंद।